तो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 9वीं का पहले चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि पालमपुर गांव कैसा गांव है। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है और वो क्यों है। उत्पादन की क्रियाएं किसे कहते हैं। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। पालमपुर गांव में खेती है वो मुख्य व्यवसाय है, जबकि अन्य क्रियाएं लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी परिवहन आदि हैं वो सीमित स्तर पर है। हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम किस प्रकार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उत्पादन की क्रियाओं में कैसे संगठित रहते हैं। हम जानते हैं कि पालमपुर में खेती मुख्य व्यवसाय है। न केवल पालमपुर में बल्कि भारत के लगभग 65% गाँव में खेती ही की जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, हरित क्रांति ने कैसे किसान के जीवन स्तर को बढ़ाया है और हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर डाला है। तो चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में आने वाली एक महान क्रांति थी। हरित क्रांति जैसे नाम से ही पता लग रहा है हरियाली से रिलेटेड है। हरियाली यानी कि खुशहाली। भारतीय किसानों के जीवन में खुशहाली तब आ सकती है जब उनका उत्पादन अधिक हो। हमने देखा पालमपुर गांव और अन्य गांवों में जहां ज़मीन भी कम है और पैदावार भी कम है, किसान बहुविधि मेथड द्वारा अपनी पैदावार अच्छी करते थे, लेकिन उनका गुजारा नहीं हो रहा था। हरित क्रांति ने उनके जीवन को बदल दिया। हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति का मतलब है कि लिमिटेड ज़मीन पर ज़्यादा पैदावार प्राप्त होना। हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी। उसने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों, जिनको HYV बोला जाता है, के द्वारा गेहूं व चावल की खेती करने के नए तरीके सिखाए। नए तरीके क्या थे। ये परंपरागत तरीकों से बिल्कुल भिन्न थे। पहले हम देखते हैं परंपरागत तरीके कौन से हैं। परंपरागत तरीकों में बीजों को ज़्यादा अच्छी तरह नहीं रखा जाता, उन्नत किस्म के बीज को प्रयोग नहीं किया जाता। सिंचाई के लिए नलकूप या रेहट का प्रयोग किया जाता था और उर्वरकों के नाम पर गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता था। जबकि हरित क्रांति के बाद किसानों ने देखा कि इससे उनकी पैदावार नहीं बढ़ रही है। अगर पैदावार बढ़ानी है तो हमें अच्छी क्वालिटी के उर्वरकों का प्रयोग करना है और उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना है। उन्नत किस्म के बीज अगर होंगे तभी पैदावार अच्छी हो सकती है। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा पैदावार प्राप्त की जा सकती थी। ज़्यादा पैदावार की वजह से जब अनाज ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गया, उसके परिणाम स्वरूप ज़मीन के जिस टुकड़े पर पहले कम अनाज पैदा होता था, अब उसी टुकड़े पर ज़्यादा मात्रा में अनाज प्राप्त होने लगा। ये सब किसकी वजह से। उन्नत बीजों की वजह से, नए मेथड की वजह से। हम देख लेते हैं कि हरित क्रांति के अंदर कौन कौन से नए मेथड यूज होते हैं। इस फिगर में समझाया गया है कि आधुनिक कृषि विधियाँ कौन सी हैं। आधुनिक कृषि विधियों के अंदर उन्नत अधिक उपज देने वाले बीज शामिल हैं, उर्वरक शामिल है, उर्वरक जो फैक्ट्री वगैरह में बनते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ जो पेस्टिसाइड कहलाती है, कीड़े मारने की दवाई, और उन्नत सिंचाई के साधन, चाहे वो बांध द्वारा है या बिजली की अच्छी सुविधा के द्वारा, पंप सेट जिसको हम ट्यूबवेल बोलते हैं, या नहरों के जाल के द्वारा अपने खेतों तक पानी पहुंचाने वाली विधियां हैं। इसमें हम बुआई, बिजाई और कटाई के लिए भी उन्नत उपकरणों का प्रयोग करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं। कटाई के लिए जैसे कंबाइन मशीन, थ्रेशर मशीन, और बिजाई के लिए भी ट्रैक्टर वगैरह, जुताई के लिए भी ट्रैक्टर वगैरह का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करते हैं, जबकि परंपरागत विधियों में ऐसा नहीं होता था।
भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया और अपने जीवन स्तर को बढ़िया बनाया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती के लिए सिंचाई के नलकूप, HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। इनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई व कटाई के काम को तेज कर दिया और जिससे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर गांव की अगर हम बात करें तो परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 ग्राम प्रति हेक्टेयर थी। वहीं HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम तक प्रति हेक्टेयर पहुंच गई। तो ये अपने आप में एक क्रांति की लहर थी। लेकिन अगर किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। क्रांति से जहां एक तरफ किसानों का फ़ायदा हुआ, पैदावार अच्छी हुई, उनका जीवन स्तर अच्छा हुआ, दूसरी ओर हरित क्रांति से कई प्रॉब्लम भी अराइज हुई। वो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम है वो है कृषि लागत में वृद्धि होना। हरित क्रांति में उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के उर्वरक, रासायनिक उर्वरक और उन्नत किस्म की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम जानते हैं कि भारतवर्ष में अधिकतर किसान या तो छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ही कम है, या मंझोले किसान हैं। अमीर किसान बहुत कम है। जबकि हरित क्रांति का जो फ़ायदा हुआ है वो अमीर किसानों को ही हुआ है, क्योंकि उनके पास धन था, पूंजी था, जिससे वो नई नई मशीनें खरीद सकते थे, रासायनिक उर्वरक खरीद सकते थे, उत्तम किस्म के बीज खरीद सकते थे। गरीब या छोटे किसान हैं, उनको उन्नत बीज खरीदने के लिए या तो कर्ज लेना पड़ता था या वो परंपरागत बीजों का ही प्रयोग करते थे। तो इससे हरित क्रांति को जो फ़ायदा है वो सिर्फ अमीर किसानों को हुआ, गरीब को नहीं हुआ। इससे अमीर व्यक्ति और अमीर हो गए और गरीब गरीब रह गए। दूसरा, हरित क्रांति की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जो भी हम केमिकल यूज करते हैं कृषि पर, वो अल्टीमेट खाने के रूप में हमारे शरीर पर बुरा असर डालता है, क्योंकि हम उसको खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ये रासायनिक, हम पढ़ेंगे आगे भी जाकर कि ये रासायनिक पानी में जल्दी से घुल जाते हैं और पौधों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये भूमि के अंदर काफ़ी दिनों तक नहीं रह सकते, जिससे ये भूमि के, जिसे हम भौम जल बोलते हैं, के अंदर चले जाते हैं और जब हम इस पानी को पीते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में अराइज होती है। हरित क्रांति से पैदावार तो अच्छी हुई है, लेकिन ये पैदावार, ये उपज कुछ फसलों तक ही सीमित है, जैसे गेहूँ, चावल। दूसरी फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, दालें वगैरह हैं, इन पर हरित क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। हरित क्रांति का गेहूं के उत्पादन पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा है, लेकिन दालों के उत्पादन पर या तिलहन की फसल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। इस चीज़ को हम सारणी 1.2 से देखते हैं। दालों तथा गेहूं के उत्पादन जो 1965-66 में 10 और 10 मिली टन था, वही 2011-12 में दाल का उत्पादन बढ़कर सिर्फ 17 हुआ, जबकि गेहूं का उत्पादन बढ़कर 94 हो गया। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि गेहूं के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है, जबकि दाल में बहुत कम वृद्धि हुई है। तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। हरित क्रांति न केवल मानव शरीर के लिए बल्कि भूमि के लिए भी खतरनाक साबित हुई है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ये हमने पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें फ्री में, निःशुल्क रूप से प्रकृति हमें प्रदान करती है। प्रकृति हमें जो भी निःशुल्क उपहार के रूप में देती है,
उसका प्रयोग हमें सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग हुआ है। अति का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हुई है। फर्टिलाइजर से फर्टिलिटी बढ़ने की वजह कम हुई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल के स्तर प्रयोग मतलब नलकूपों से लगातार सिंचाई करने की वजह से भूमि का जल निरंतर कम हुआ है। पानी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। मिट्टी की उर्वरकता और भूजल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों से में बनते हैं। मतलब जो भूमि की फर्टिलिटी है वो एक दिन में नहीं बनती है। भूमि की गुणवत्ता, उर्वरकता का मतलब होता है वो शक्ति जिससे फसल पैदा होती है, फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। भूजल, भूमि का जो जल है वो भी आसानी से नहीं मिलता है। एक बार अगर ये नष्ट हो जाता है तो इनको पुनर्जीवित करना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल की जरूरत है। इसलिए हम आज के कंसेप्ट में ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक खेती वैसे तो आपके इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी समझ लेना चाहिए। जैविक खेती का मतलब ये है कि जो हम परंपरागत खेती में खाद यूज करते थे, गोबर खाद वगैरह, उनका ही प्रयोग किया जाए, ना कि केमिकल का, पेस्टिसाइड का, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अगर हम जैविक खेती को अपनाते हैं तो उससे न केवल हम पर्यावरण को बचा पाते हैं बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बचा पाते हैं। न्यूज़पेपर की एक कटिंग से समझाया गया है कि रासायनिक उर्वरक जैसे खनिज वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है। इन्होंने बताया है रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी ने लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। मिट्टी के लिए खतरनाक है। वे मिट्टी से निकलकर भूजल में, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ है कि इनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाती है।